मॉड्यूलन क्या होता है? तो देखिए क्या बताया जा रहा है, इसको इंग्लिश में मॉड्यूलेशन कहा जाता है और ये क्या है, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को, निम्न आवृत्ति मतलब हम जो बोलते हैं उसकी आवृत्ति बहुत ही कम होती है। तो हमारी बोली गई आवृत्ति जो कि मूल सिग्नल कहलाता है, उसको अधिक दूरी तक प्रेषित करने के लिए हमारी आवाज़ जो है ज़्यादा दूर तक तो जाती नहीं है, तो उसको ज़्यादा दूर तक भेजने के लिए क्या किया जाता है, उसको उच्च आवृत्ति की तरंगों पर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वाहक तरंग कहते हैं, उस पर अध्यारोपित कराया जाता है और इस प्रक्रिया को ही मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन कहते हैं। तो हमारी बोली गई जो ध्वनि है, उस ध्वनि को बहुत दूर तक भेजने के लिए जिस वाहक सिग्नल का उपयोग किया जाता है, उस पर अध्यारोपित कराया जाता है, इसे ही मॉड्यूलन कहा जाता है। जैसे कि हमने कुछ भी बोला, वो मोबाइल दिया, मोबाइल उसको कहाँ ले जाता है, टावर पर ले जाता है और टावर क्या करता है, वो हम जिसको कुछ बोलना बताना चाहते हैं वहाँ तक ले जाता है। इसके बाद आता है मॉड्यूलेशन का उल्टा डिमॉड्यूलेशन या विमॉड्यूलन। तो ये क्या होता है देखेंगे, यह मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया है। मॉड्यूलन में क्या कर रहे हैं, उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग में अध्यारोपित कराते हैं और इसमें क्या करेंगे, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंगों को अलग कर मूल सिग्नल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को विमॉड्यूलन कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम हमारा जो आवृत्ति है उसे प्राप्तकर्ता या जिसको हम भेजना चाहते हैं, अभिग्राही जिसको कहा जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको अलग करके प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है और इस प्रक्रिया को ही विमॉड्यूलन कहते हैं। तो मॉड्यूलन में भेजने के लिए हमको क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग में अध्यारोपित कराया जाता है और विमॉड्यूलन में क्या किया जाता है, उस उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग से उसको अलग कर वापस मूल आवृत्ति में भेज दिया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पुनरावर्तक। तो पुनरावर्तक क्या होता है, पुनरावर्तक का उपयोग संचार व्यवस्था का परास बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब इससे फैलाव बढ़ जाता है। पुनरावर्तक प्रेषित्र मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है, प्रेषित्र से सिग्नलों को अभिग्रहण करके उन्हें प्रवर्धित करता है, मतलब ये बढ़ाने का काम करता है और बढ़ाने के बाद क्या करता है, तत्पश्चात अभिग्राही को प्रेषित कर देता है, बढ़ा के वो अभिग्राही तक भेज देता है। इस प्रकार पुनरावर्तक प्रेषित्र और अभिग्राही मतलब भेजने वाला और प्राप्त करने वाला के बीच संयोजन का कार्य करता है। पुनरावर्तक कभी कभी वाहक तरंगों की आवृत्ति में क्या कर देता है, परिवर्तन भी कर देता है और संचार उपग्रह एक पुनरावर्तक स्टेशन होता है, क्योंकि यह क्या करता है, प्रेषित्र से सिग्नल को ग्रहण करता है, जो भी भेजते हैं वो क्या करता है, टावर उसको पहले ग्रहण करता है, ग्रहण करके टावर क्या करता है, उसको प्रवर्धित करता है मतलब बढ़ाता है और उसके बाद बढ़ाने के बाद क्या करता है, उसे सूचना उपयोगकर्ता को प्रेषित कर देता है। आइए चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये मान लो प्रेषित्र है, हमने जो भी कुछ बोला वो इस टावर तक जाता है, ये टावर से सिग्नल जो है दूसरे टावर तक जाता है, दूसरे टावर से तीसरे टावर तक और ये जो है पुनरावर्तक स्टेशन तक जाता है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, आपका जो निम्न आवृत्ति है वो यहाँ पर उच्च आवृत्ति में बढ़ा दिया जाता है और इस उच्च आवृत्ति में बढ़ाने के बाद ये जो ग्रहण करने वाला अभिग्राही स्टेशन है, जहाँ पर आप का जो जिससे बात कर रहे हैं उसका टावर है, वहाँ तक इसको भेज दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से उसको अलग करके प्राप्तकर्ता आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से पुनरावर्तक का ये कार्य होता है। प्रश्न पूछा जाता है पुनरावर्तक क्या है, चित्र सहित समझाइए, तो आप आसानी से उसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है संचार व्यवस्था के अवयव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। संचार व्यवस्था के विभिन्न अवयवों को लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे संचार व्यवस्था क्या होता है। तो देखेंगे संचार व्यवस्था उस व्यवस्था को या उस सेटअप को संचार व्यवस्था कहते हैं जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाया जाता है वही क्या कहलाता है, संचार
व्यवस्था कहलाता है। अब इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेषित्र, मतलब जो कुछ भी बोलना बताना चाहता है। दूसरा होता है माध्यम, जिस माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। और तीसरा होता है अभिग्राही, जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं वो प्राप्तकर्ता। तो सबसे पहले प्रेषित्र है, एकदम सिंपल सा है। इसकी सहायता से सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? सूचना स्रोत से प्राप्त संदेश सिग्नल को चैनल द्वारा प्रेषण के योग्य बनाना। मतलब इसका काम होता है, हम जो भी बोल रहे हैं वो प्रेषित करने का मतलब मोबाइल, प्रेषित करने का मतलब मोबाइल। हम जो भी भेजना चाहते हैं उसको किसके माध्यम से भेजेंगे? मोबाइल के माध्यम से भेजेंगे। तो प्रेषित्र किसका काम करता है? मोबाइल की सहायता से काम करता है। इसका कार्य सूचना स्रोत से प्राप्त संदेश सिग्नल को चैनल द्वारा मतलब माध्यम द्वारा प्रेषण के योग्य बनाना है। तो हम जो भी बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल होता है, उसको नॉर्मल सिग्नल होता है, उसको एनालॉग सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और जब एनालॉग सिग्नल में मोबाइल कन्वर्ट करता है तब ये आपका प्रेषित्र जो है ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलर प्रवर्धन और एंटीना से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा मोबाइल है वो किससे किससे मिलकर बना होता है उसको बताया जा रहा है। प्रेषित्र करने का मतलब मोबाइल से ही हमारा संदेश कहीं भी जाता है। तो वो ट्रांसड्यूसर मतलब एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने वाला। मॉड्यूलर मतलब निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति के साथ अध्यारोपित कराने वाला। और प्रवर्धक मतलब बढ़ाने वाला। और एंटीना मतलब एंटीना के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इन सब से मिलकर बना होता है कौन? प्रेषित्र। इसके बाद आते हैं चैनल या माध्यम। तो चैनल क्या होता है? एक भौतिक माध्यम होता है जो प्रेषित्र और अभिग्राही को संयोजित करता है, दोनों को संयोजन करने का काम करता है। चैनल का प्रकार संचार व्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। तो चैनल जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यह माध्यम तार हो सकता है, समाक्षीय केबल हो सकता है, या बिना तार वाला जैसे वायरलेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चैनल में अपूर्णता के कारण प्रेषित सिग्नल में विरूपता आ सकता है। जो यदि चैनल आपका पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ कमी है, तो सिग्नल जो है अच्छा से नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना टावर नहीं मिल रहा है, तो टावर नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो माध्यम है, जो चैनल है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो सिग्नल में विरूपता आ जाती है। इसके अतिरिक्त उसमें अवांछित सिग्नल मतलब शोर भी सम्मिलित हो जाते हैं। फलस्वरूप अभिग्राही द्वारा प्राप्त सिग्नल प्रेषित सिग्नल का विकृत रूप होता है। कई बार हमको आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं दे पाता है, तो वो भी क्या है? प्रेषित सिग्नल का विकृत रूप होता है। अब इसका तीसरा जो भाग होता है अभिग्राही, जिसको हम भेजना चाह रहे हैं। तो अभिग्राही का कार्य चैनल से प्राप्त सिग्नल से मूल संदेश सिग्नल को अलग कर संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। अब ये भी वैसे ही बना होता है। यह किसके बना रहेगा? सबसे पहले एंटीना क्या करेगा? बीमॉड्यूलक को भेजेगा। बीमॉड्यूलक क्या करेगा? उच्च आवृत्ति के सिग्नल को अलग करके हमको देगा। और प्रवर्धक अब यहाँ पर ये काम करता है। और ट्रांसड्यूसर, इन सब से मिलकर बना होता है कौन? अभिग्राही। फिर संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख मतलब चित्र की सहायता से अब इसको हमको समझना है। तो ये चित्र की सहायता से हम संचार व्यवस्था के अवयव को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर सूचना स्रोत, मतलब मान लें आदमी, मैन, कोई भी। अब ये क्या करता है? सिग्नल या संदेश भेजना चाहता है, तो वो बोला, यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। अब जैसे ही वो बोलेगा तो प्रेषित्र मतलब ये हो गया मोबाइल क्या करेगा? उसको हमारे बोले हुए सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब ये एनालॉग सिग्नल से क्या होगा? प्रेषित्र यहाँ पर चैनल तक भेजेगा, मतलब टावर तक भेजेगा। ये टावर फिर विभिन्न टावर से होता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर ये कहाँ जाएगा? अभिग्रहित सिग्नल तक जाएगा। अब इस चैनल में विभिन्न, हम के बस थोड़ी ना बात करते हैं, पूरा मोहल्ला पूरा गांव बात करता है। तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव बात करेगा, तो हमारे जो सिग्नल है उसमें केवल एक ही चीज़ नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारा सिग्नल आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं रव या शोर या नॉइज। तो उसमें से हमारे सिग्नल बस को वो अभिग्राही तक भेजेगा। और अभिग्राही से मतलब ये मोबाइल है,
अब मोबाइल से जो आवाज़ है वो सुनने वाला तक जाता है ना, तो उसमें से केवल वही आवाज़ जाएगा जो हमने बोला है। तो ये क्या करता है, शोर को हटा देता है। शोर को हटाने के साथ साथ क्या करता है, जो और भी सिग्नल है उस सबको हटा देता है, और उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग को भी यहीं पर हटा दिया जाता है। तो ये निम्न आवृत्ति का पहुंच जाता है, और ये निम्न आवृत्ति कहाँ पहुंच जाता है, सूचना या उपयोगकर्ता जिसको हम सुनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से संचार व्यवस्था जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके बाद अगला जो है वो है संचार के ढंग। तो संचार अलग अलग तरीके का होता है। एक तो होता है बिंदु से बिंदु संचार। बिंदु से बिंदु संचार, यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही बताया गया है, तो बिंदु से बिंदु और दूसरा है प्रसारण। तो बिंदु से बिंदु संचार मतलब संचार के इस ढंग में एकल प्रेषित्र मतलब एक ही जन भेजने वाला, और एकल अभिग्राही और एक ही जन ग्रहण करने वाला होता है। इनके बीच लिंक के माध्यम से संचार होता है। तो एक विशेष कोड नंबर दे दिया जाता है कि तुम केवल उसी से ही बात करोगे, केवल वही आपका आवाज़ सुन सकता है। जैसे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद केवल आपका जो मोबाइल है वो उसी का ही ब्लूटूथ जो है आवाज़ पहुंचाता है। तो ये टेलीफोन व्यवस्था के तहत हुआ था वहाँ पर पूर्व में। अब प्रसारण, संचार के इस ढंग में एकल प्रेषित्र के संगत बहुत से अभिग्राही होते हैं। एक जन भेजने वाला रहेगा लेकिन सुनने वाले बहुत जन, जैसे रेडियो और टेलीविज़न। इसमें बोलने वाला एक होता है, सुनने वाला अनेक होता है। तो ये है संचार के ढंग। इसके बाद आगे जो है आता है सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। तो बैंड चौड़ाई क्या होता है साथियों, देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ये बैंड चौड़ाई, और यही मुख्य होता है, सभी सिग्नलों का मुख्य होता है। तो यहाँ पर केवल डार्क लाइन को देखेंगे, किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। जो आवृत्ति होती है उसकी परास, परास मतलब फैलाव, फैलाव को ही क्या बोला जाता है, बैंड चौड़ाई। ये सामान्यतः अधिकतम और आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर के बराबर होता है। जो अधिकतम है और जो न्यूनतम है उन दोनों के बीच की अवस्था जो है वो उसकी बैंड चौड़ाई कहलाती है। तो संदेश सिग्नल जो होता है ध्वनि, संगीत, चित्र अथवा कंप्यूटर आंकड़े से संबंधित हो सकता है। तो भिन्न भिन्न संदेश सिग्नलों की बैंड चौड़ाई क्या होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। तो किसी संचार व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस व्यवस्था में किस बैंड चौड़ाई के संदेश सिग्नल का प्रेषण किया जाना है। हम रेडियो में कितना करते हैं, मोबाइल में कितना करते हैं, पुराना जो टेलीफोन होता था उसमें कितना करते हैं। तो सब में अलग अलग बैंड चौड़ाई होती है। जो हम स्कूलों में या कॉलेजेस में माइक का यूज करते हैं उसकी बैंड चौड़ाई अलग होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो संदेश सिग्नल होते हैं उनकी बैंड चौड़ाई को सारणी में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है वो है वाक, मतलब हमारे द्वारा बोली जाने वाली आवाज़। तो हमारे द्वारा बोली जाने वाली आवाज़ की जो आवृत्ति परास होती है वो कितना होता है, 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज तक होता है। हम जो बोलते हैं वो मिनिमम 300 होता ही है और अधिकतम 3100 हर्ट्ज तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। और इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो 3100 में से 300 को घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 2800। तो 2800 क्या है, इसका बैंड चौड़ाई है। अब आगे क्या बता दिया गया है, इसकी विशेषता बताई गई है। तो विशेषता क्या है, इस बैंड चौड़ाई का उपयोग व्यापारिक टेलीफोन संचार के लिए किया जाता है। तो इस बैंड चौड़ाई मतलब 2800 हर्ट्ज का उपयोग कहाँ किया जाता है, टेलीफोन संचार के लिए। उसके बाद सेकंड है संगीत। जो संगीत की आवृत्ति परास होती है वो मिनिमम 20 हर्ट्ज होता है और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज होता है। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो से केवल 20 को घटाना है, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000। तो 20,000 से 20 को घटाएंगे तो 19,980 होगा। तो उसको लगभग हम 20 किलो हर्ट्ज ही मान लेते हैं, जो कि हमारी सुनने की क्षमता होती है। तो उसी के यहाँ पर बताया गया है, श्रव्य ध्वनि का आवृत्ति परास कम से कम 20 हर्ट्ज होगा और अधिकतम कितना होगा, 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। हम जानते हैं कि रात को
घड़ी के जो सेकंड कांटे की आवाज़ होती है वो भी हम आसानी से सुन सकते हैं, और कीड़े की आवाज़ सुन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुन सकते हैं। तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के आवाज़ के बीच ही होता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है वीडियो। तो वीडियो का आवृत्ति परास यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसका सीधा सीधा बैंड चौड़ाई बता दिया गया है। ये लगभग 4.2 मेगा हर्ट्ज होता है। मेगा हर्ट्ज मतलब ये लाखों में जाता है। और इस बैंड चौड़ाई का उपयोग चूँकि वीडियो है तो कहाँ किया जाएगा, दृश्यों के प्रसारण के लिए किया जाता है, मतलब टीवी में किया जाता है मैक्सिमम, या हमारे जो वीडियोस होते हैं मोबाइल के उसमें किया जा सकता है। और लास्ट में यहाँ पर टीवी बताया गया है। तो टीवी जो है वो अभी का लेटेस्ट वर्जन में 6 मेगा हर्ट्ज या उससे भी ज़्यादा वाले होते हैं। तो टीवी सिग्नलों में दृश्य और श्रव्य दोनों अवयव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।